एक एक तस्वीर, एक एक बातें अटल बिहारी वाजपेयी की जो हम सब के ज़हन में ताज़ा हैं, वो आप तक पहुंचाने की हमारी ये कोशिश है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अखिलेश आनंद मेरे सहयोगी मौजूद हैं, उनके साथ गेस्ट का पैनल मौजूद है और वहां पर हमारी किस तरह की तैयारी है ये बताएंगे आपको अखिलेश। बिल्कुल चित्रा, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की बात की जाए, बहुत ही खास इंतजाम हमने यहां पर इसलिए किया क्योंकि वाजपेयी जी ने बतौर प्रधानमंत्री भी और जब नेता प्रतिपक्ष थे और वैसे भी जब वो नेता के तौर पर देश भर में घुमा करते थे, यहां पर कई संबोधन उन्होंने किए थे। मेरे साथ यहां पर कई खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवाऊं, लेकिन सबसे पहले विजय सोनकर शास्त्री जी, आपसे मैं एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। चूंकि आप वाजपेयी जी के साथ मंत्रिमंडल में भी रहे, लंबे वक्त तक उनके साथ आप जुड़े रहे, आपने कई जनता से जुड़े काम भी उनके साथ किए हैं। कोई ऐसा संस्मरण जो दर्शकों के साथ अभी आप शेयर करना चाहें? निसंदेह देखिए, हमको मेरा ये परम सौभाग्य रहा है कि मैं अटल जी के कार्यकाल में और उनके साथ मिलकर के मुझे काम करने का अवसर मिला था। मुझे दो तीन बातें, जो वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दो तीन स्मरण ऐसे हैं जिसको मैं शेयर करना चाहूँ। जैसे मैंने अपने जीवन का पहला पॉलिटिकल भाषण मैंने अटल जी के सामने उनके मंच से किया था, लगभग 1.5 लाख लोगों के बीच में, वो भी वाराणसी में। और मुझे स्मरण है कि उन्होंने अपनी जो बातें कही थी उसमें मुझको एनकरेज करने के लिए भी अपने विचार व्यक्त किए थे। यहाँ तक कि उनको ये भी समझ में आ गया था कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ। इसका भी उन्होंने नोटिस लेते हुए उन्होंने इस संदर्भ में भी मुझको उत्साहवर्धन करने का काम किया था। मैं उस समय पहली बार चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा के एक प्रत्याशी के रूप में उनके सामने था। ऐसे ही मुझे याद है कि एक बार दलित इशू पर मैं उनसे बात कर रहा था और तमाम दलित इशू पर चर्चा होती थी। उसमें मैंने उन्होंने कहा कि ये जो दलित संबंधी बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर बहुत आवश्यक है देना। तो हमने कहा कि बिल्कुल ये उलझन की बातें हैं, भ्रम पैदा किया गया है। उदाहरण के लिए मैंने उनको बताया था कि जैसे एकलव्य के बारे में कहा जाता है कि दीनहीन एक आदिवासी बालक था, जबकि ये पूरा गलत है। एकलव्य मगध के राजा जरासंध के प्रधान सेनापति हिरण्यधनु का बेटा था, यानी एकलव्य इज अ सन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इतनी बड़ी गलतफहमी को कोर्स में भी पढ़ाया जाता है। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा अरे ऐसी बातें हैं। फिर मुझको एक और स्मरण इस संदर्भ में फिर उन्होंने कहा कि तो शास्त्री जी आपको लिखना पड़ेगा और इस तरह के जो भी प्रश्न हैं ये यक्ष प्रश्न हैं। यक्ष के प्रश्न के उत्तर के बगैर हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उन्होंने उत्साहवर्धन किया इतना, उन्होंने कहा कि इन सब विषय पर आप आगे बढ़ करके समाज को अवगत कराइए। तो मैंने वो काम भी किया। एक चीज और मैं छोटे में रखिएगा तो और भी मेहमान उनसे जरा बात करना एक और ऐसे में मैंने एक पुस्तक लिखी थी उनकी प्रेरणा से, जिसका नाम है दलित हिंदू की अग्नि परीक्षा। और उस पर उन्होंने प्रीफेस लिखा था। वो अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में एक पुस्तक का प्रीफेस लिखा था, वो मेरी पुस्तक का दलित हिंदू अग्नि परीक्षा का। ये भी मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपका विनोद बंसल जी कोई अनुभव? मैं विद्यार्थी जीवन में एक बार ग्वालियर गया हुआ था और दिसंबर 1984 की बात है, जब वो अंतिम चुनाव सभा को संबोधित कर रहे थे। मतलब चुनाव काल का वो समय, जो जैसे अंतिम चुनाव सभा थी उसकी, जब वो माधवराव सिंधिया सामने थे। मैं एक सामान्य अपना विद्यार्थी था, माँ को देखने के लिए हॉस्पिटल गया हुआ था, लौट रहा था तो रेलवे स्टेशन के सामने कार्यक्रम था और एक अपार जनसमूह था। तब तक मुझे धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, इन सब चीज़ों की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था, बहुत बालक था। मैंने जब वहाँ जाकर के देखा कि अपार जनसमूह के बीच में अटल जी ने बोलना शुरू किया, तो कितनी बड़ी संख्या में वहाँ पर जो विदेशी पर्यटक भी थे, और वो विशुद्ध हिंदी में भाषण दे रहे थे, और लेकिन कोई भी टस से मस नहीं हुआ। और वास्तव में उनके उस भाषण ने मेरा एक जीवन बदल दिया। मैंने बड़ा सोचते हुए आया यार किस तरह से बोलते हैं। एक और बात बताऊँ, 1966 में जब 7 नवंबर 1966 को जो यहीं पर जो है अपने पार्लियामेंट के सामने जब अपने गौरक्षा के लिए आंदोलन हो रहा था, तो उसमें अटल जी मंच पर बैठे थे और जैसे ही बोलने को खड़े हुए, इंदिरा गांधी की सरकार थी, बिजली काट दी गई और उसके बाद क्या कत्लेआम हुआ वो हम सब ने देखा। इसके अलावा अभी अद्भुत थी, लेकिन एक खासियत और भी थी, उस पर आपसे मैं एक प्रतिक्रिया चाहूंगा। विरोधियों को भी साथ लेते थे। बिल्कुल। आज के दौर में इस तरह की राजनेता बहुत मुश्किल से नजर आते हैं। देखिए, क्योंकि मैं जब एक बार मेरा इत्तेफाक है उनसे मिलने का, जब वो प्रधानमंत्री थे, रेस कोर्स के अंदर
क्योंकि यहाँ के एक उस वक्त के मंत्री थे विजय गोयल साहब, वो हमेशा इस तरह से प्रोग्राम करते थे जिसमें माइनॉरिटी के लोगों को वहाँ पे एंट्री होती थी। आप यकीन, हम लोग भी बहुत छोटे थे और मैं वो रस्सी लगी हुई होती थी उनके, उसके बाद आप खड़े होते थे, तो हम लोग थोड़े यंग थे, उतावलापन ज़्यादा था, तो सिक्योरिटी वाले बार बार मना कर रहे थे। तो हम लोगों ने थोड़ी वैसे उनसे तीखी बहस सिक्योरिटी वाले से, क्योंकि यंग जब आदमी होता है तो एक उसके अंदर एक अलग सी बात होती है। आप यकीन करें कि उन्होंने उस भीड़ से बुलाया और कंधे पे हाथ रख दिया। आप वो एहसास मुझे आज भी ताज़ा करता है और मुझे लगता है कि ऐसा युग दृष्टा, ऐसा महान व्यक्तित्व, और मैं तो ये कहता हूं कि भारत में एकता, अखंडता, भाईचारा, मोहब्बत और इखलाक के लिए कोई महानायक आया तो पंडित श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने सारे समाज को एक धागे में पिरो के दिखाया हिंदुस्तान के अंदर और दुनिया में, जिस वजह से आज दुनिया के लोगों की आंखें नम इसलिए हैं कि एक महान, और आपने जो बात कही कि विरोधी भी हमेशा उनके सामने आके उनके हो जाते थे, ये उनकी एक। विश्व हिंदू परिषद के आप प्रवक्ता हैं, आपको ऐसी कौन सी खास बात वाजपेयी जी में नजर आई जिससे आप प्रभावित हुए? अखिलेश जी, कल रात में मन बहुत बेवहल था, तो मैं अपने पिछले पन्ने पलट रहा था कि मैं आज मैं संघ का प्रचारक रहा हूँ, स्वयंसेवक हूँ, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय टीम में हूँ, लेकिन इसकी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, तो मैं वो सारे पन्ने पलट रहा था। और वास्तव में ईमानदारी से अखिलेश जी, मैंने कभी नहीं पलटे, कल पलटे। और पलटे तो मैं जब 12-13 साल का था, मैं अपने गांव पहुंचा। मैं कानपुर के एक गांव का, ठेठ गांव का रहने वाला हूं, और उस समय चुनाव थे। उस चुनाव में गांव में जगह जगह पोस्टर लगे हुए थे। पोस्टर में 2 चित्र थे, दूध पिलाती गैया इंदिरा जी और दीपक जलता हुआ और अटल जी, 2 चित्र थे। मैं संघ नहीं जानता था, विश्व हिंदू परिषद नहीं जानता था, भाजपा नहीं, जनसंघ भी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता था। मैं गांव में घूमा तो मुझे वो जो अटल जी का चित्र और वो दीपक बहुत अच्छा लगा। मैं रात में एक संकल्प करके पिताजी के साथ सोया, गांव बड़ा था, रात में 2:30-3 बजे उठा और जाके जितने दूध पिलाती गैया के पोस्टर थे सारे फाड़ के आया। मुझे मतलब नहीं था, कांग्रेस से कोई विरोध नहीं था, जनसंघ को पता नहीं था, और आगे पिताजी के साथ सो गया। दूसरे दिन दोपहर को पिताजी ने मुझे बुलाया, बोला मुन्ना तुम आज फाड़ा तुमने? हमने कहा पिताजी ने मेरी बहुत पिटाई की। ये क्यों किया? वो जो पिटाई है कहीं ना कहीं मुझे अटल जी के व्यक्तित्व के साथ उसने जोड़ा, और वहां से 14 किलोमीटर पैदल चल करके घाटमपुर जगह है, मैं वहां जा अटल जी का भाषण सुना जा करके, वो मेरा टर्निंग पॉइंट है। का ये आकर्षण था चित्रा, और वैसे तो संस्मरण बहुत हैं, लोगों के पास कई अनुभव हैं, सुनाने के लिए बहुत वक्त लगेगा। दोबारा जब आप मेरे पास लौटेंगे और भी कुछ मेहमान मेरे साथ होंगे, उनसे भी हम लोग यहाँ पर बातचीत करेंगे, और दिन भर हमारे साथ यहाँ पर खास लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जुड़ते रहेंगे। चित्रा, बिल्कुल वहां पर जुड़ते रहेंगे, और एबीपी न्यूज ने यह खास तैयारी कर रखी है अपने इस जननायक को श्रद्धांजलि देने के लिए। अखिलेश आनंद लगातार वहां पर लोगों से मुलाकात करके और उनसे जुड़ी हुई यादों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए देखिए किस तरह से सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। बीती रात भी हमने देखा था कि किस तरह प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह पहुंचे। अमित शाह जी इस वक्त भी उनकी वहां पर मौजूदगी है। थोड़ी देर के बाद पार्थिव शरीर यहां से उनके निवास स्थान से बीजेपी मुख्यालय के लिए उनकी ये अंतिम यात्रा निकलेगी, और फिर अंतिम संस्कार के लिए अंतिम यात्रा बीजेपी मुख्यालय से निकलेगी। उसकी तस्वीरें भी एबीपी न्यूज आप तक लगातार पहुंचाता रहेगा। जननायक कैसे बने अटल बिहारी वाजपेयी, ये तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन जहां पर अंतिम संस्कार किया जाना है वहां पर किस तरह से की गई है तैयारी, इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रविकांत। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार दिल्ली के राजघाट के पास इस राष्ट्रीय स्मृति नाम के स्थल में होगा। दरअसल ये राष्ट्रीय स्मृति एक साझा स्मृति के लिए बनाया गया वन स्थल है, जो कि प्राकृतिक वन स्थल है। ये जो स्थल है ये जवाहरलाल नेहरू का जो मेमोरियल है, जहां पर उनका अंतिम संस्कार हुआ था, और जहां लाल बहादुर शास्त्री का अंतिम संस्कार हुआ था, यानी शांतिवन और विजय घाट, इन दोनों के बीच में ये स्मृति स्थल पड़ता है। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल का भी अंतिम संस्कार यहाँ पर हुआ था। दरअसल ये नदी का किनारा है, यमुना के किनारे का स्थल है। यहाँ पर इस तरह का जो स्मृतियां हैं वो स्मृति स्थल बनाने की इजाज़त पिछली सरकार ने, जो पहले की सरकारें हैं उसमें ये बंद हो गया था, क्योंकि जो पर्यावरण है उसको देखते हुए इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता का ध्यान रखते हुए इस फैसले को बदला गया है, और अब अटल बिहारी वाजपेयी का यहाँ अंतिम संस्कार होगा, जिसको लेकर के
ये पूरा जो स्थल है सैनिटाइज कर दिया गया है सिक्योरिटी के लिहाज से, और पूरे जो वन क्षेत्र है उसमें बीएसएफ का जो पहरा है वो पहले से होता आया है, लेकिन अब कल से ही दिल्ली पुलिस ने इस पूरे इलाके को अपने सर्च ऑपरेशन में ले लिया है और पूरा जो वन क्षेत्र है उसमें सर्च ऑपरेशन हो चुका है और सुरक्षा के जो और उपाय हैं लगातार किए जा रहे हैं। फिलहाल ये सील है और 2 बजे के बाद ही इसमें जो अन्य लोग हैं वो जा सकेंगे। यही वो जगह है जहां पर शाम 4 बजे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अटल जी के अंतिम दर्शन की। उनके निवास स्थान से थोड़ी ही देर में पार्थिव शरीर यहां से निकलेगा बीजेपी मुख्यालय के लिए। वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की गई हैं तैयारियां, क्योंकि नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ बीजेपी मुख्यालय में भी इस वक्त देखने को मिल रही है। वहां से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पार्थिव शरीर आज बीजेपी मुख्यालय लेकर आया जाएगा। सुबह से ही यहां पर जो तमाम सड़कें हैं वहां से जो उनके शुभचिंतक हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, अन्य पार्टियों के लोग हैं, जो अटल जी के चाहने वाले हैं, उनका जो तांता है वो लगना शुरू हो गया है। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो तमाम लोग हैं अटल जी को पसंद करने वाले, उनको चाहने वाले, उनका यहाँ पर उनके अंतिम दर्शन करने के लिए तांता लग चुका है सुबह से ही। और अटल जी के जो शब्द हैं वो सब जगह पर बीजेपी मुख्यालय पर, उसके आसपास की सड़कों पर नजर आएंगे। लौट कर आऊँगा, कूच से क्यों डरूं, शत शत नमन भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। तो देश के 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका व्यक्तित्व जो था वो अपने आप में ऐसा था कि न सिर्फ उनकी पार्टी के लोग बल्कि विपक्षी लोग भी जो हैं वो उनके कायल थे। तो उसी की एक झलक जो है एक तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो वहाँ पर पहुँचे थे अटल जी के निवास पर एम्स में, और आज बीजेपी मुख्यालय पर भी पहुँचने की उनकी उम्मीद है। यहाँ से फिर अटल जी का पार्थिव शरीर जो है वो अंतिम यात्रा निकाली जाएगी स्मृति स्थल तक, और स्मृति स्थल पर 4 बजे शाम को अंतिम संस्कार किया जाएगा। 9 बजे से 1 बजे तक का समय जो है वो निर्धारित किया गया है बीजेपी मुख्यालय पर अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए, और उसी के लिए सुबह से लोगों की भारी भीड़ जो है वो जुटनी शुरू हो गई है। रक्षित सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। बीजेपी का ये वो मुख्यालय है जिसको बड़ा बनाने में अटल जी की सबसे बड़ी भूमिका रही। 1980 में जब बीजेपी का गठन हुआ, 1984 में 2 सीटें बीजेपी ने हासिल की, और उसके बाद से आज की तारीख में 18 राज्यों में बीजेपी एनडीए की सरकार है। सफलता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि नींव कितनी मजबूत पड़ी थी बीजेपी की। फिलहाल ये तस्वीरें अटल जी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बता दें कुछ ही देर पहले यहाँ पर शबाना आजमी और जावेद अख्तर भी पहुंचे हुए थे। शबाना आजमी से बातचीत की है और उन्होंने किस तरह से अटल जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अंकित गुप्ता हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ मौजूद हैं शबाना आजमी मैम, एक ऐसे राजनेता जिनको किसी एक पार्टी के दायरे में नहीं बांधा जा सकता। शायद आपकी भी कई यादें रही हैं। देखिए, मेरे वालिद जो हैं कैफी आजमी साहब, वो कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के मेंबर थे। उसके बावजूद उनका अटल जी से बहुत अच्छा रिश्ता था। जानिसर अख्तर जो जावेद साहब के वालिद हैं वो उनके स्टूडेंट थे। उन्होंने हमेशा ये रिश्ता निभाया, और इसके बावजूद कि वो जानते थे कि हमारे जो राजनीतिक विचार हैं वो उनसे कई जगहों पर अलग हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने अपने लहजे में कड़वाहट लाई या कोई छोटी बात कही। मुझे आज के दौर में जितना ज़्यादा हमको अटल जी जैसे लीडर की ज़रूरत है। आज के दौर में भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता की जरूरत है। शबाना आजमी इन बातों का जिक्र करती हुई इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें राजकिशोर बताना चाह रहे थे। राजकिशोर, देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में जो हम लोग कहते हैं कि मतलब वो कवि, साहित्यकार, नेता और एक बहुत अच्छे इंसान और बहुत बड़े संगठनकर्ता, सारी चीज़ों का समन्वय था। तो जब कैफी, इनके जो पिता जो बताना चाह रही थी शबाना आजमी कि कैफी आजमी साहब फैज
और इस तरीके से मेहंदी हसन की गज़लें, वो शौकीन थे इन सब चीज़ों की, मतलब चूंकि वो रचनाधर्मी थे और कलाकारों को भी पसंद करते, तो कलाकार भी सीधे उनसे अपना रिश्ता नाता जोड़ लेते थे। तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर भावनाएं व्यक्त हो रही हैं, तो सभी दलों और सभी विचारधाराओं के दायरे से, जो साबाना आप भी बताना चाह रही थी कि कैसे वो कम्युनिस्ट पार्टी के थे, लेकिन उसके बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल दक्षिणपंथी थे, उसके बाद भी दोनों के बीच में संबंधों में विचारधाराएं आड़े नहीं आती, उसमें व्यक्तित्व हो जाता है, व्यक्तित्व आगे आता है। अभय दुबे जी भी कुछ जोड़ना देखिए, राजकिशोर जी ने जो कहा है उसमें एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी सीताराम येचुरी ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी है। वो श्रद्धांजलि बहुत मानीखेज है। उन्होंने कहा कि इनकी 2 सरकारें हमने गिराई, 2 बार ये प्रधानमंत्री हुए, दोनों बार प्रधानमंत्री हमने इन्हें नहीं रहने दिया, इसके बावजूद भी हम लोगों के साथ इनके संबंध जो हैं वो कभी भी तल्ख नहीं हुए। निजी संबंधों में उन्होंने कोई कड़वाहट नहीं आने दी। और वाजपेयी जी की दूसरी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रधानमंत्री रहते हुए विपक्ष को न केवल अपनी सरकार से बल्कि अपनी सरकार की नीतियों से किस तरीके से जोड़ा जाए, और ऐसी नीतियों से किस तरह जोड़ा जाए जो खुद अटल जी चाहते थे कि उनकी सरकार की हो। मसलन जब अमेरिका भारत के ऊपर ये दबाव डाल रहा था कि इराक में भारत अपनी फौज भेजे उसके समर्थन में, अटल जी इसके पक्ष में नहीं थे, जबकि सरकार के भीतर से ऐसे बहुत से तत्व थे जो लगातार ये दबाव डाल रहे थे कि भारत को अमेरिका की बात मान लेनी चाहिए। तो अटल जी ने जब संसद में भाषण दिया तो उस वक्त भाषण देने में वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि विपक्ष शोर मचाकर या हस्तक्षेप करके किसी तरीके से उनकी इस बात को मजबूत करे, उनके इस आग्रह को और बल प्रदान करे, और ऐसा हुआ भी। तो ये एक अद्भुत किस्म की रणनीति थी जिसमें उन्होंने विपक्ष को जो है अपनी विदेश नीति, अपनी उस विदेश नीति से जिसके लिए वो अपनी पार्टी के अंदर, अपनी सरकार के अंदर संघर्ष कर रहे थे, उसके साथ उन्होंने उसको जोड़ दिया। मतलब इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, बहुत वाइटल चीज जी। जब ये अमेरिका का जब दबाव बना हुआ था कि इराक में हस्तक्षेप करने का, तो एक बार हरकिशन सिंह सुरजीत और सीपीआई के उस समय के जो जनरल सेक्रेटरी, नाम इस समय मुझे याद नहीं आ रहा, वो उनसे मिलने गए थे। तो उन्होंने बात में हल्के से कह दिया कि आप लोगों का विवाद जो है बहुत हल्का पड़ रहा है। तो इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने कि उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ बहुत तरह से, कम्युनिस्ट पार्टियों ने एक बार भारत बंदएर का भी ऐलान किया। तो उसके बहाने वो निकल गए कि साहब डोमेस्टिक प्रेशर है हम पे, हम इसको नहीं कर सकते, भारत अपनी फौज नहीं भेज। दरअसल ये इस बात की बानगी है कि कैसे जो है लोकतंत्र में विरोधाभासी जो विचार होते हैं वो लोकतंत्र को न सिर्फ मजबूत करते हैं बल्कि सरकार को निर्णय लेने में, निर्णय पलटने में और देश की नीति और सोच के हिसाब से उसको आगे बढ़ाने में वो कारगर सिद्ध होते हैं। तो इस तरीके का जो समावेशी समन्वय जो अटल बिहारी वाजपेयी में था, ये इसकी बानगी है जो अभी अभय दुबे जी और निरंजन जी जो बता रहे थे, कैसे लोकतंत्र में विरोधाभासी विचारधारों के साथ लोकतंत्र को और मजबूत किया जा सकता है और देश के पक्ष को मजबूती से विश्व पटल पर रखा जा सकता है। ये महारत अटल बिहारी वाजपेयी को हासिल थी, वही उनको सब लोगों से अलग करती है। उसमें एक्यूट पावर की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए सबको साथ लेकर वाकई आगे बढ़ा जा सकता है। ये उन्होंने साबित किया। आपके पास बिल्कुल, और इससे जुड़ी हुई यादें भी प्रणब मुखर्जी की ओर से शेयर की गई हैं, वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। जैन जी भी अपनी बात यहां पर रखना चाहते हैं, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जननायक के तौर पर हिंदुस्तान में उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी जगह बनाई। शायद यही वजह है कि आज हर किसी की, हमारी, आपकी, हर किसी की आंखें नम हैं। और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंतिम दर्शन के लिए। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। आपको बता दें, कल दोपहर में एम्स भी राहुल गांधी गए थे। राहुल गांधी अटल जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, बीती रात सोनिया गांधी भी पहुंची थी, जिन्होंने अंतिम श्रद्धांजलि जाकर अर्पित की। और ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी जो उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। 6A कृष्ण मेनन मार्ग की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। परिवार के लोग उनसे मुलाकात करते हुए, परिवार को ढांढस बंधाते हुए राहुल गांधी और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो वहां से बाहर निकले हैं। आपको बता दें, एक एक करके सभी बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीती रात सोनिया गांधी ने जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और इस वक्त तस्वीरों में आपने देखा राहुल गांधी। आपको बता दें, 2004 में पहली बार वो अमेठी से सांसद चुने गए और 2004 यही वो वक्त था। ये देखिए, बाहर आ चुके हैं राहुल गांधी और यहाँ पर तमाम जो दूसरे नेता मौजूद होंगे उन सभी से मुलाकात करते हुए, हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। 2004 में ही इंडिया शाइनिंग का नारा देने वाली बीजेपी जीत नहीं पाई और उसके बाद 10 सालों तक यूपीए की सरकार रही। यहाँ पर जैन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राहुल गांधी की इन तस्वीरों को देखकर आप क्या कहेंगे? इस पर आप अपनी टिप्पणी जरूर दीजिएगा। देखिए किस तरह से राहुल गांधी बाहर की तरफ निकलते हुए उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अटल बिहारी वाजपेयी को अर्पित कर दी है। कुछ ही देर में पार्थिव शरीर अटल जी का यहां से बीजेपी मुख्यालय लेकर जाया जाएगा। ये है एबीपी न्यूज, आप
आपको रखे आगे।